जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं और बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आशा करता हूं कि एकदम बेहतर अंदाज में आप सभी रिवीजन भी कर रहे हैं। और फिर से कल की तरह आज क्लास लेट हुई, मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन रीज़न ये था कि सारे स्टूडियो इस समय फुल हो गए, तो दूसरे सर की जो क्लास थी उसे छूटने में थोड़ा सा समय लग गया, उनका टॉपिक बचा हुआ था, इस कारण से ये क्लास लेट हुई है। लेकिन कोई बात नहीं, 10 मिनट इस क्लास को हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो बगैर किसी देरी के फिर शुरू करेंगे हम आज के टॉपिक को। आ जाइए आप सभी लोग जल्दी से आ जाइए, फिर हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। और आप आइए, तब तक मैं आपको बताऊं कि कल हमने कितना रिवाइज कर लिया था, कल हमने कितना पढ़ लिया था। कल कितना हमने पढ़ लिया था। तो अभी हमारे साथ रवीना है, मौसमी है, पुरुषोत्तम है, धीरज हैं, अजय हैं और अन्नू हैं, कोमल सिंह है, आर्मी, मुकेश हैं, पवन सिंह हैं, उर्मिला हैं और संजय हैं, शांति, प्रशांत भाई हैं, सरिता हैं। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। कोई बात नहीं है, 10 मिनट लेट तक पढ़ाएंगे आज क्लास आपकी, जब तक टॉपिक खत्म नहीं होगा तब तक करते रहेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो सभी बच्चे एकदम आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लाजवाब, ज़बरदस्त। छठ पूजा की आप सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बच्चे छठ पूजा की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और खैर, मैंने तो कभी देखा नहीं, बड़ी तमन्ना है कि देखा जाए एक बार छठ पूजा कैसे सेलिब्रेट होती है। तो कल हमने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था लॉज ऑफ मोशन। उसमें हमने देखा इनर्शिया को, यानी कि जड़त्व को। हमने देखा जड़त्व के टाइप, हर एक के बारे में, उससे बनने वाले सारे प्रश्नों को देखा। उसके बाद हमने देखा फोर्स और फिर हम गति के नियमों पर चले गए। गति के नियमों के बाद, पहले नियम के बाद हमने संवेग यानी कि मोमेंटम को देखा। उसके छोटे भाई इम्पल्स यानी कि आवेग को देखा। आवेग से बनने वाले प्रश्नों को देखा और हम चले गए थे गति के दूसरे नियम पर। तो गति के दूसरे नियम तक किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, दर्द, तकलीफ हो तो बताइए, नहीं तो फिर आज आगे की कहानी को स्टार्ट करेंगे गति के तीसरे नियम से। आज हम पढ़ेंगे गति का तीसरा नियम, यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी, चलिए। तो किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, सर जी भोजपुरी में पढ़ाइए। अरे भाई साहब, मेरा क्या बना के छोड़ोगे तुम? हरीश कुमार, पानी पिला दो थोड़ा सा। आइए बिहार में, बिल्कुल आएंगे, कभी मीटअप होगा तो जरूर आएंगे। अग्निवीर की तैयारी बिल्कुल हो जाएगी, इससे हो जाएगी। अगर आप जीडी की बस तैयारी करेंगे तो हो जाएगी। थोड़ा सा अग्निवीर का ना सिलेबस ये रहता है कि एक अलग ही पैटर्न सा रहता है। अभी तो टीसीएस करा रही है ऑनलाइन एग्जाम, तो और थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव आया है। इस वजह से अगर आप समझ सकें उस पैटर्न को तो बिल्कुल आप इससे तैयारी कर सकते हैं। फिजिक्स से तकरीबन 2 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश में भी नोट्स बनाएं, कैसी बात करते हो? इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश मीडियम के, और हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम के, एक ही तरह के नोट्स बनाइए। चलिए, पहले वाला देखिए, पहला नियम क्या कहता है, बस इतना याद रखो कि पहला नियम कहता है कोई वस्तु जब तक अपनी उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। अगर वो रुकी है तो रुकी रहेगी, चलती है तो चलती रहेगी, बस इतनी सी बात है। दूसरा नियम हमें बल के बारे में सूत्र देता है कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी कि फोर्स जो होता है वो मास और एक्सेलरेशन का गुणनफल होता है। ये देता है हमें गति का दूसरा नियम। ठीक है जी, चलो। तो सभी को क्लियर है? सभी कह रहे हैं एकदम बढ़िया, मजे से सब कुछ क्लियर है, वेरी गुड, बहुत सारे थम्सअप हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और करते हैं गति के तीसरे नियम की बात, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात। तो देखिए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ये कहता है कि हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, हर एक एक्शन की एक रिएक्शन होती है। जैसे कि मान के चलिए तुम्हारा दोस्त है और एक तुमने उससे कहा, तुम बस स्टैंड पे खड़े हो और उधर कुछ गर्ल्स भी खड़ी हैं, तो तुमने अपने एक दोस्त को ऐसे बहका दिया, वो देख तेरी तरफ ही लड़की देख रही है। वो कहेगा अरे यार कोई भी ना देख रहा, बट वो चुपके चुपके से देखेगा, कहीं सच में तो नहीं देख रही। और जब वो लड़की उसको, अब वो कहीं भी देखे लड़की, उसको लगेगा मेरी तरफ देख रही है, कहीं भी हंसे उसको लगेगा मुझे देख के हंस रही है। वो कहेगा देख तो रही है। तो तुम कहोगे जा नंबर दिया, नंबर। पप्पू कहेगा सुंदर से, सुंदर नंबर दिया, सुंदर जाएगा, लो जी हमारा नंबर है, नंबर है हमारा ये। लड़की, तुम, पप्पू देगा लड़की को फ़ोन नंबर,
लड़की लेगी एक चप्पल, 6 नंबर का गाल पे छाप देगी, 9 नंबर छपेगा। ये तुमने जो किया वो क्रिया थी, लड़की ने जो किया वो प्रतिक्रिया है। तो इस दुनिया में हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। इसको आप विज्ञान ना समझ के प्रकृति के नज़रिए से समझें दरअसल, क्योंकि भौतिक विज्ञान प्रकृति से जुड़ी हुई है। तो प्रकृति भी यही कहती है, गीता में भी यही लिखा हुआ है, हर एक धर्म के ग्रंथ में यही लिखा हुआ है कि तुम जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आइए इसको अगर फिजिक्स की मदद से समझें तो आप सभी ने ज़रूर देखा होगा कि जैसे ही बंदूक से गोली निकलती है, जब बंदूक से गोली निकलती है तो बंदूक जो है गोली पर आगे फोर्स लगाती है और गोली जो है बंदूक पर पीछे फोर्स लगाती है, इसीलिए बंदूक भी थोड़ा सा पीछे झटका मारती है ना। तो ये हुई क्रिया। गोली का निकलना क्या है? एक क्रिया है, एक एक्शन है। गोली का निकलना एक क्रिया है, यानी कि एक एक्शन है, और बंदूक का पीछे हटना एक रिएक्शन है, यानी कि प्रतिक्रिया है। ठीक है, तो आगे जाना एक क्रिया है और पीछे आना एक प्रतिक्रिया है। कभी आप नाव से कूद के देखें तो नाव को जैसे ही आप पीछे धक्का देंगे, नाव आपको आगे धक्का दे देगी। आपने नाव पर एक्शन किया, क्रिया की, और नाव ने आप पर प्रतिक्रिया की। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इससे रॉकेट का उड़ना। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है रॉकेट का उड़ना, रॉकेट लॉन्चिंग। तो रॉकेट लॉन्चिंग में अगर आप देखें तो रॉकेट जब लॉन्च होता ना, ओ नीचे से निकलेंगी ढेर सारी गैस। देखना कभी, बहुत सारी गैसें नीचे की तरफ निकलती हैं, बहुत सारी। तो दरअसल रॉकेट क्या करता है, गैसों को नीचे धक्का देता है, और यही गैसें रॉकेट को ऊपर धक्का देती हैं। तो ये क्या है? ये एक्शन है, यानी कि क्रिया है, और जो गैस रॉकेट को देती हैं ये प्रतिक्रिया है, यानी कि रिएक्शन है। ठीक है, तो ये एक्शन है, ये रिएक्शन है। सेम सिद्धांत पर गुब्बारा भी उड़ता है। गुब्बारे में से गैस नीचे निकलेंगे, गुब्बारा ब्रर करता हुआ ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है सर, कभी फिजिक्स समझ नहीं आई, पर आपसे पढ़कर फिजिक्स से बहुत कुछ अच्छा लगता है। चलिए भाई, बहुत सारा आभार। आपका पढ़ाने का अंदाज निराला है, आपकी वजह से हमारा दिन बदलने वाला है। क्या बात है, और सब दिन जो बदलने वाले हैं तुम्हारी इस एकदम ज़बरदस्त की मेहनत से बदलने वाले हैं। ठीक है जी, चलो। तो ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं? क्रिया और प्रतिक्रिया के। तो न्यूटन साहब का तीसरा नियम यही कहता है कि हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। सही है। अब देखिए ACTION है भैया, ओ यहाँ छिपा हुआ है, परेशान मत होइए। अब बात आती है कि जैसे जितने बल की क्रिया होती है, क्या उतने ही बल की प्रतिक्रिया होती है? बिल्कुल। अगर बंदूक ने गोली पर मान लो 100 न्यूटन का बल लगाया है, तो गोली भी बंदूक पर 100 न्यूटन का बल विपरीत दिशा में लगाएगी। तो प्रतिक्रिया जो होती है, रिएक्शन जो होती है, बिल्कुल क्रिया के जितनी ही होती है, बट अपोजिट डायरेक्शन में होती है, विपरीत दिशा में होती है। ऐसा तो ना सोच रहे भैया गोली तो इतनी तेज जावे, फिर बंदूक क्यों ना जावे? अरे भैया, गोली हल्की है और बंदूक भारी है। हल्की चीज बहुत तेजी से जाएगी, लेकिन भारी चीज पर उतना ही फोर्स लगाओगे तो उसकी गति कम हो जाएगी, है ना जी। तो ये सारे के सारे हो गए एक्शन रिएक्शन के उदाहरण, क्रिया प्रतिक्रिया के उदाहरण, गति के तीसरे नियम के उदाहरण। और इसी नियम को हम कहते हैं, सबसे जरूरी बात, संवेग संरक्षण का नियम। इसी नियम को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। देखो यहां पे गति का नियम मैंने लिख दिया है, जो भी नोट करना चाहें नोट कर लें आराम से, मैं पूरा टाइम दे रहा हूं। गति का तीसरा नियम कहिए, या फिर इसी नियम को हम कह देते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसको रखिए, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या इसी को हम कह देते हैं संवेग संरक्षण का नियम। तो पहले नियम के और तीसरे नियम के और दूसरे नाम भी हैं, इनसे प्रश्न जरूर आता है, इन दोनों से, तो इनको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। छावड़ा भाई नमस्कार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार भाई विनीत जी। सर बोट पर मेरा दोस्त है मनीष कुमार, बहुत बढ़िया, तभी तो वो बोट डूब गई,
ले डूबे तुम अपने मित्र को। तो जल्दी से बताइए, नोट कर लीजिए, नोट हो जाए तो एक बार प्लीज थम्स अप कर देना। सर इस क्लास में पढ़ने में इतना मज़ा आता है, दिन भर की थकान दूर हो जाती है। वाह भाई वाह, क्या बात है। ऐसे तो मेरी भी थकान दूर हो जाएगी फिर। नोट करिएगा जल्दी जल्दी, नोट हो जाए तो कृपया एक बार थम्स अप करेंगे। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। चलिए नोट हो गया, बहुत बढ़िया। तो ये हो गए गति के 3 नियम। अब देखो अगला क्वेश्चन बनेगा लिफ्ट से। लिफ्ट देखी है, चलो मैं दिखाता हूँ। लिफ्ट सभी ने देखी भी होगी और बैठे भी होंगे। कृपया लिफ्ट को देखना है, बस ये होती है लिफ्ट। आओ इससे कैसे प्रश्न बनेंगे, देखिए प्रश्न बनता है कि बताओ लिफ्ट में व्यक्ति को भारहीनता का मतलब अपना भार घटा हुआ कब महसूस होता है। बताओ लिफ्ट में अपना भार घटा हुआ कब महसूस होता है, सभी बताइए, जल्दी बताइए। लिफ्ट में घटा हुआ भार कब महसूस होता है, जल्दी से आप सभी मुझे बताइए। तो तुम लोग पता क्या रट लेते हो, भैया जब लिफ्ट नीचे आएगी ना तो हमें अपना भार कम महसूस होएगा, हमें अपना भार कम महसूस होएगा, और जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो हमें अपना भार बढ़ा हुआ महसूस होगा। ऐसा नहीं होता है, ये आप गलत बोल रहे हैं। सुनो, अगर लिफ्ट एक समान वेग से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जाती है या फिर नीचे आती है, लिफ्ट एक समान वेलोसिटी से ऊपर जाती है या नीचे आती है, तो व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। याद रख लेना कि लिफ्ट अगर एक समान गति से ऊपर नीचे जाती है तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि नो चेंज इन वेट, नो चेंज इन वेट, भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। पहली बात है। हाँ देख लो, रट दिया ना भैया, कैसे कह रहे हो, हमने तो पढ़ी कि जब नीचे आवे तो भार कम होवे। सुनो, ऐसा कब होता है, जब लिफ्ट झटके से ऊपर जाए या फिर ये असमान वेग से जाए। अगर लिफ्ट असमान वेग से गति करती है, बहुत सारे दिल टूटते हैं इस कॉन्सेप्ट पर, विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लिफ्ट ऊपर या नीचे जाती है, तो ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है जैसे लिफ्ट ऐसे जा रही है, यहाँ 2 मीटर पर सेकंड, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो गति बदली है, वेग बदला है। और वेग बदलने को वो त्वरित गति भी तो कह सकता है भाई, या तो असमान वेग कहेगा या त्वरण कहेगा, या तो कहेगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर वो कहेगा एक्सेलरेशन से, या फिर वो कहेगा एक्सेलरेशन के साथ लिफ्ट जा रही है। तो अगर लिफ्ट एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, तब अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी, जैसे मान लो चिंटू और चिंटी बैठे हैं, ये चिंटी जी हैं, ये बैठी हैं चिंटी जी, चिंटू तुम हो, तो चिंटी कहेंगी अरे चिंटू यार हमें तो ऐसा लग रहा है, जब लिफ्ट नीचे आएगी, यार हमें तो ऐसा लग रहा है शरीर हल्को हल्को है रहा है। चिंटू कहेंगे तेने धर्मेंद्र सर की फिजिक्स ना पढ़ी, उन्होंने बताई कि जब लिफ्ट नीचे आएगी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, असमान वेग के साथ, तो व्यक्ति को भार घटा हुआ महसूस होगा, भार घटेगा, यानी कि वेट क्या होगा, वेट डिक्रीज होगा। बोलो क्लियर है, वेट क्या होगा, डिक्रीज होगा।
और जब लिफ्ट ऊपर जाएगी, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो व्यक्ति को भार बढ़ा हुआ महसूस होगा, यानी कि वेट जो है वो इंक्रीज्ड महसूस होगा, वेट इंक्रीज्ड महसूस होगा, भार बढ़ा हुआ महसूस होगा। ठीक है, तो यहां तक की बात क्लियर है? ऐसा नहीं है ऊपर या नीचे देखा और आंसर मार दिया, गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। अब बात आती है कि चिंटू और चिंटी लिफ्ट में बैठे हैं, अचानक से टूट गया तार, आहा, अचानक से टूट गया तार, तो लिफ्ट अब आएगी फ्री, बिल्कुल फ्रीली। भैया अब तार से थोड़ी बंधी हुई है, तो इसको बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल यानी कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई लिफ्ट, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई लिफ्ट किसका अनुभव करेगी? ये करेगी भारहीनता का अनुभव, यानी कि ये इसको लगेगा वेटलेसनेस, वेटलेसनेस, इसको वेटलेसनेस फील होगा, भारहीनता का अनुभव होगा। उल्टा कर दिया? अरे भाई साहब तुमने उल्टा पढ़ रखा है सौरभ जी, ये सब कुछ क्लियर है। नीचे आएगा तो भार कम होगा, वेट डिक्रीज होगा, और ऊपर जाएगा तो भार बढ़ेगा। ठीक है जी, तो आपको ऐसा लगेगा अगर लिफ्ट तार टूट के नीचे आएगी जैसे कुछ है ही नहीं, शरीर में कुछ नहीं है, सब खाली सा हो गया, वेटलेसनेस, जीरो भार लगेगा। तो फटाफट से नोट करिए, वैसे तो इसको आपने मेरे साथ साथ ही नोट कर लिया होगा। चलो बहुत बढ़िया, गाने की बहुत तारीफ कर रहे हैं, आप सभी का बहुत सारा आभार। बाकी मुझे पता है मेरी आवाज़ तो अच्छी नहीं है, लेकिन आप सब लोग ज़रूर अच्छे हैं। ठीक है, अगर लिफ्ट नीचे आएगी तो आपको वेट कम महसूस होगा, और अगर लिफ्ट ऊपर आएगी तो आपको लिफ्ट ऊपर चढ़ेगी तो भार बढ़ा हुआ महसूस होगा। ठीक है भाई, चलिए, उल्टा नहीं है भैया, ठीक है, एक बार आप क्रॉस चेक करना दोबारा से। सही है जी, तो ये हो गई लिफ्ट की प्रॉब्लम, और इसी के साथ ये चैप्टर आपका क्लियर हो चुका है। अगर आपकी इजाज़त हो तो अब अगले चैप्टर पर चलें, और ये है आपका अध्याय समझते हैं ना, चैप्टर नंबर 4, 1 2 3 4 5, चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 है आपका वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर यानी कि कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क एनर्जी एंड पावर। चलिए, तो कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति में हम 3 राशियां पढ़ेंगे, तीनों आपके सामने हैं, कार्य है, ऊर्जा है और शक्ति है, वर्क है, एनर्जी है और पावर है। बहुत बढ़िया, आपकी क्लास से दिन भर की थकान और सर दर्द दूर हो जाता है भाई, अगर ऐसी बात है तो ये तो बड़ी बढ़िया बात है, बेहतरीन, बहुत सारा प्यार आपको। ठीक है, चलो अब आगे चलें और समझते हैं वर्क को, सबसे पहले कार्य को, कि कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है। तो बिल्कुल अच्छे से समझेंगे और एकदम बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से, जैसे हमने बाकी सारी चीज़ों को पढ़ा है। तो देखिए, वर्क का मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए मेरे पास एक बक्सा है, बॉक्स है, कोई भी बॉक्स है, और तुमने इस पर कोई फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने से ये बॉक्स यहाँ से यहाँ तक चला गया। ठीक जी, फोर्स के प्रभाव से ये बॉक्स कुछ दूरी चला गया, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक चला गया। आपने इस पर फोर्स जो लगाया, आपने इस पर बल जो लगाया, उसको कह रहे हैं हम F, और जितनी दूरी ये खिसका है उसको कहेंगे हम विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यहां से लेके यहां तक लिया जाएगा, अगर आप यहां से शुरू कर रहे हो तो फिर यहां तक ही लोगे। ठीक है, ये हो गया विस्थापन, और विस्थापन को हम दिखाते हैं लेटर S से। तो बल लगाने से कोई वस्तु कितनी विस्थापित हुई है, इन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो कार्य क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, वर्क हो जाएगा
वर्क हो जाएगा बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग इसको इग्नोर कर देते हो, आप सीधा सीधा विस्थापन पढ़ देते हो, लेकिन नहीं, आपको ध्यान से सुनना है और काम करना है कि ये होता है बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक भैया कहेगा गुरुजी कैसी बात कह रहे हो, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, भैया विस्थापन तो उतैकु ही होगा जितैकु बल लगाओगे, नहीं, जिधर आप बल लगाओगे हमेशा उधर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, कभी कभी उल्टा भी होता है। कहाँ, आपको आगे बताऊंगा, अभी के लिए आप इतना ही याद रखिए कि बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आप कहोगे भैया इसका जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा W बराबर फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट को S से दिखाएंगे, तो W बराबर हो जाएगा F डॉट S। ठीक है, कोई मुझसे कहे कि भैया कार्य का मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक क्या होगा, वर्क की यूनिट क्या होगी, तो पहले आप खुद से निकाल के दिखाइए। आप कहोगे भैया फोर्स की यूनिट न्यूटन, विस्थापन की मीटर, तो क्या आप मात्रक बनाना सीख गए, रटने की तो आवश्यकता नहीं है, न्यूटन मीटर। और सबसे जरूरी बात है कि न्यूटन मीटर को ही आप जूल कहते हैं, या तो कहिए आप न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही आप क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। न्यूटन मीटर को ही हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब अगर तुम मुझसे कहो कि भैया इसका डायमेंशन क्या है, इसकी विमा क्या है, तो मैं कहूँगा भैया अब तो तुम डायमेंशन खुद ही निकाल लिया करो यार। देखो न्यूटन के लिए डायमेंशन क्या होगी, क्या हमने न्यूटन के लिए विमा निकाली थी, अगर नहीं तो सुनो, पहले न्यूटन की विमा निकाल लो। भाई न्यूटन जो मात्रक है ये किसका मात्रक है, बल का। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। मात्रक क्या हो जाएगा, इसका केजी और इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ही तो हम डायरेक्टली न्यूटन कह देते हैं। तो अगर इसकी विमा निकालोगे, बल की विमा निकालोगे, तो केजी के लिए m, मीटर के लिए l, इसके लिए t की पावर 2, और ऊपर जाके यही हो जाएगा t की पावर -2। तो mlt -2, इसकी विमा क्या हो जाएगी, बल की विमा सीधी याद रखो mlt -2। ठीक है, बल की विमा सीधी याद रखनी है mlt -2, और उससे हम विमा निकाल लेंगे आगे। तो न्यूटन और मीटर, न्यूटन के लिए ml t -2 और मीटर के लिए l, तो 2 l हो जाएंगे, m एक l है, एक l ये 2 हो जाएगा ml t -2। जिसको इतना ना समझ में आता हो सीधा रट दो कि भैया जूल की जगह पे ml2 t -2 लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ml2 t -2। हरीश भैया ने बहुत बढ़िया लिखी है, बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में, लव यू सर जी। विनीत केवट बहुत सारा प्यार भाई आपके लिए। जी कंचन बिल्कुल, अभी सारी चीज़ें बताएंगे, अभी बताएंगे वर्क जीरो कहाँ होता है, नेगेटिव कहाँ होता है, पॉजिटिव कहाँ होता है, और कोण वोण के हिसाब से नहीं बताऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझाऊंगा ताकि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर खुद से कर सकें। तो कृपया इतना बताएं कि ये समझ में आ गया। अगर कोई मुझसे पूछे भैया कैसी राशि है, तो मैं कहूँगा ये एक अदिश राशि है, यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक अदिश राशि है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि कार्य के लिए कभी भी आपको दिशा की जरूरत नहीं है। देखो अगर कोई कहे भैया ये दिशा ही तो है, ये बल की दिशा है, ये विस्थापन की दिशा है, कार्य को दिशा नहीं चाहिए, है ना। जैसे आप किसी से कहो कि भैया तुम तो यार थोड़ा सा काम है पूरब दिशा में, वो कहेगा पूरब में कैसा, पश्चिम में कुछ अलग हो जाएगा, नहीं। तो दिशा जो है वो फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की है, विस्थापन और बल की है, कार्य की कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है जी, चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड।
बहुत ही बढ़िया बात है। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं पीडीएफ में मिल जाती है तो फिर अभी क्यों लिखना। कुछ बच्चे साथ के साथ भी नोट्स बनाते हैं तो उनके हिसाब से भी चीज़ों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। चलो, उम्मीद है क्लियर होगा आपको ये। अब चलते हैं आगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनता है और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है ये है कार्य के प्रकार से। कार्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्क। अब देखो कार्य तीन तरह का होता है। धनात्मक कार्य भी होता है, ऋणात्मक कार्य भी होता है, जीरो कार्य भी होता है। आपका कार्य तीनों तरह का हो सकता है। कार्य आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, शॉर्ट में लिख दूं, बाकी पीडीएफ में मिल जाएगा। ये पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया और ये आपका जीरो हो गया। ठीक है, अब देखो अगर तुम ऐसे समझो कि कॉस थीटा वॉस थीटा लगा के बताओ, फिर थीटा वीटा लगा के मैं बताऊं, तो पेपर में कभी ये नहीं पूछा जाएगा थीटा बताओ ये बताओ। पेपर में सीधे क्वेश्चंस आएंगे। सुनो क्वेश्चन कैसे आएगा, पहले मेरी बात को समझना तुम। क्वेश्चंस की मदद से क्लियर करेंगे कहाँ कार्य धनात्मक है, कहाँ ऋणात्मक है और कहाँ जीरो है। सबसे फेमस प्रश्न जो आएगा, सबसे फेमस, चलो मैं पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन करा लेता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कार चल रही है सड़क पे। सुनना मेरी बात को बड़े ही ध्यान से। ये कार चल रही है ऐसे सड़क पे इधर की साइड, ये इसका इंजन जो है कार का वो ऐसे बल लगाएगा भाई, तभी तो कार आगे जा रही है। तो ये बल किसने लगाया है, कार के इंजन ने लगाया है। और कार जा किधर रही है, इंजन के बल लगाने से कार जा भी इधर रही है। यानी कि कार का जो विस्थापन है, कार का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इधर ही है। अब देखो अगर आप ध्यान से समझोगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी। ना तो यही सोचते रह जाओगे कुली द्वारा किया गया कार्य जीरो हो गए, यही कहोगे ना तुम हर एक से, अरे भाई साहब कुली द्वारा किया गया कार्य जीरो होता तो पैसे किस बात के दे रहे हो भैया, पैसे काम के ही तो देते हो। और उसके द्वारा किया गया कार्य जीरो है तो फिर पैसे किस बात के दे रहे हो। समझने की बात है, उसको तब समझोगे, पहले इसको समझोगे। अब एक बात बताइए कि इंजन की वजह से कार आगे बढ़ रही है, यानी कि ये बताओ कार में जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो किसकी वजह से हो रहा है, इंजन के द्वारा लगाए गए फोर्स की वजह से हो रहा है। यस या नो बोलिए। कार जो आगे बढ़ रही है वो इंजन के द्वारा लगाए गए डिस्प्लेसमेंट, इंजन के द्वारा लगाए गए बल की वजह से आगे बढ़ रही है। एक बार कृपया मुझे इतना बताएं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि कार्य बताइए, मुझे आप वर्क बताइए किसकी वजह से, इंजन की वजह से। इसमें मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे आप वर्क बताइए किसकी वजह से, इंजन की वजह से। तो कार्य को, कार को आगे बढ़ाने में मदद ही इंजन कर रहा है, तो इंजन की वजह से कार्य जो है उसको हम पॉजिटिव लेंगे। यानी कि जो भी फोर्स वस्तु को आगे बढ़ाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम फोर्स कहेंगे। क्लियर है? सुनो मुझे एक बात बताओ कि जब कार चल रही है तो कार पर कोई और भी बल काम कर रहे हैं, बताइए। कार पर कोई और भी बल काम कर रहे हैं? आप कहोगे बिल्कुल। जो गुरुत्वाकर्षण का बल है, सोचिए वो हमेशा कहां काम करता है, जो ग्रेविटेशन का फोर्स है वो हमेशा कहां काम करता है। ये पेन है, मैं कहूंगा अरे पेन यार यहां रहो ना, तुम क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो एक जगह ही रह के। ये कहेगा तुम जैसे उंगली हटाओ, नहीं मैं इधर ही जाऊंगा। पृथ्वी हमेशा हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है, तो यहां पर ग्रेविटेशन का फोर्स हमेशा लगेगा, हर वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा। और याद रखना कि गुरुत्वाकर्षण का बल हमेशा नीचे लगता है। अगर कार ऐसे भी चल रही है तो गुरुत्वाकर्षण का बल तो नीचे ही लगेगा। तो इस कार पर जो गुरुत्वाकर्षण का बल लगा हुआ है, जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा हुआ है, यानी कि जो ग्रेविटेशन फोर्स लगा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है, जिसको हम भार भी कहते हैं। किसी वस्तु का वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है जो उसको नीचे खींच रहा है। ग्रेविटेशन में हालांकि हम बाद में देखेंगे इस बात को। अरे भैया ये एफ है, एफ फॉर फोर्स इंजन की वजह से। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो सिखाने ही लगते हैं बगैर, पहले खुद तो समझो
ये लिखा है एफ, एफ फॉर फोर्स, किसकी वजह से? इंजन की वजह से। ठीक है, तुम्हारा ध्यान इसी पे है कि इंजन गलत लिखा है। पर भाई साहब इंजन बिल्कुल सही लिखा है, तुम गलत पढ़ रहे हो। क्लियर है? ये बताइए पहले, ये फोर्स है इंजन की वजह से, ये बल है इंजन की वजह से। ठीक है, तो जरा ये बताइए कि गुरुत्वाकर्षण का बल हमेशा नीचे लगेगा। अब कार बढ़ रही है आगे, तो मुझे ये बताओ क्या गुरुत्वाकर्षण का बल कोई मदद कर रहा है कार को बढ़ाने में? सोच के बोलना, और बहुत आसान सी बात है। क्या गुरुत्वाकर्षण का बल कार को आगे ले जाने में कोई मदद कर रहा है? एक बार यस या नो बोलिए। क्या गुरुत्वाकर्षण का बल कभी कार को आगे ले जाने में कोई मदद कर रहा है? जरा सोच के बोलिएगा सभी लोग। नहीं करेगा। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल कार को आगे ले जाने में कोई मदद ही नहीं कर रहा, तो देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। अगर प्रश्न में तुमसे ये कहे कि गुरुत्वाकर्षण या भार, तुमसे कहे कि गुरुत्वाकर्षण या फिर वस्तु के, वैसे तो गुरुत्वाकर्षण ही कहेगा, यानी कि ग्रेविटेशन की वजह से क्या कार्य होगा, तो तुम कहोगे भैया ग्रेविटेशन की वजह से कोई कार्य नहीं होगा, जीरो कार्य होगा। अब तुम समझे कि जीरो कार्य कैसे होता है। ठीक है, अब तुम समझ गए होगे जीरो कार्य कैसे होता है। उसके बाद एक और बल यहां पर है। कौन सा बल है? वो है हवा का बल, एयर का फोर्स। और एयर का फोर्स क्या कर रहा है? हवा का बल क्या कर रहा है? इसको लगातार पीछे धक्का दे रहा है। तुम कभी बाइक पे चलना बहुत तेज, तुम्हें लगेगा हवा पीछे धक्का दे रही है, तुम्हारी गति की विपरीत दिशा में हवा का धक्का लगेगा। तो हवा जो तुम पर बल लगाएगी ये हमेशा विपरीत दिशा में, हवा इधर की तरफ इसको ऐसे धक्का देगी। तो ये जो फोर्स है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, फिर मत कहना सही लिखो, ये जो फोर्स है ये किसके द्वारा लगा हुआ है? हवा के द्वारा। तो मुझे ये बताइए कि हवा इसकी गति के पक्ष में है या विपक्ष में है? एयर इसके मोशन के पक्ष में है या विपक्ष में है? तुम कहोगे ये तो इसके गति को और रोक रही है। तो ऐसा बल जो तुम्हारे विरोध में हो, किसके द्वारा? हवा। तो हवा के द्वारा किया गया कार्य, एयर के द्वारा किया गया कार्य जो है ये निगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। बताओ, आशा करूंगा कि आपने फिजिक्स को फिजिक्स के तरीके से समझा होगा, मैथ के तरीके से नहीं। एंगल से समझाना मैथ्स के तरीके से है, बट यहाँ फील आया होगा प्रॉपर। अब चलते हैं एक बार क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन कैसे बनेगा? पूछा जाएगा कि एक कार चल रही है, बताइए गुरुत्वाकर्षण की वजह से किया गया कार्य कैसा होगा। एक चलती हुई कार पर ग्रेविटेशन की वजह से होने वाला कार्य कैसा होगा। रंजन पूछ रहे हैं फ्रिक्शन का। सुनिए, अगर हम फ्रिक्शन भी देखें, कोई भी फोर्स पूछ लो जो आपको समझ में आता हो, ध्यान में आ रहा हो, तो फ्रिक्शन फोर्स भी हमेशा इसकी विपरीत दिशा में लगेगा। ये कौन सा बल है? ये घर्षण का बल है। ये फोर्स जो है फ्रिक्शन का है, घर्षण का है। ठीक है भैया, तो कृपया समझ जाना, ये फोर्स है फ्रिक्शन का, ये बल है किसका? घर्षण का। ये भी विपरीत दिशा में लग रहा है। तो अगर हम देखें घर्षण की वजह से, अगर पूछे आपसे फ्रिक्शन की वजह से कार्य बताओ, मतलब आपसे कभी ऐसे नहीं पूछेगा केवल कार्य बताओ, आपसे बोलेगा किसकी वजह से कार्य बताना है। तो घर्षण की वजह से कार्य विरोध कर रहा है, तो ऋणात्मक कार्य होगा। जरा एक बार मुझे बता दीजिए, क्या आपको कार्य आज अच्छे से समझ में आ गया कि कहाँ कार्य धनात्मक होगा और कहाँ कार्य आपका ऋणात्मक होगा? इसको मैंने बिल्कुल सेपरेट कर दिया। तो जब कार्य का क्वेश्चन आए ना, तो एक बार ध्यान से पढ़ना कि किसकी वजह से पूछा है कार्य। अगर गुरुत्वाकर्षण की वजह से पूछे तो जीरो है, मतलब अब देख लेना आप कि कैसे काम होना है। भैया तुम तो लाजवाब हो, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। आदर्श पटेल, ऐसे बच्चे तब कहते हैं जब समझ में आ जाता है कोई टॉपिक, मैं आशा करता हूं। ठीक है, सुंदराम जी वो आगे बताएंगे। तो जरा मुझे ये बताइए कि आपको समझ में आ गया कि कब कार्य ऋणात्मक होता है, कब कार्य धनात्मक होता है, कब कार्य जीरो होता है। अगर हाँ तो चलिए एक और प्रश्न करते हैं। अब तुम्हारा सबसे ज़्यादा फेवरेट सवाल, तुम्हारा फेवरेट सवाल है कि कुली, अब देखना आज तुम्हें अपने सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा
कि कुली बोझा लेकर प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। कुली समझते हो ना, पॉटर जो रेलवे स्टेशन पर सामान ढोते हैं, प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। अब इसमें आपसे कार्य पूछेगा, आप हमेशा आंसर जीरो लगाते हो। भैया सोचो तो सही यार, कुली अगर जीरो काम कर रहा है तो पैसे किस बात के दे रहे हो तुम, इसलिए सोचना चाहिए तुम्हें। ये कुली भैया यहां रखा हुआ है बोझा, मान लो चल रहे हैं, ये ऐसे करके चल दिए, यहां से यहां तक आ गए, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये इनका डिस्प्लेसमेंट है, इसको ऊपर लिख लेते, यहां लिख लेते हैं, चलो समझ में आएगा। ये इनका विस्थापन है, इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये बताइए कुली भैया कहाँ फोर्स लगा रहे होंगे, तो कुली भैया तो ऐसे आगे चल के फोर्स लगा रहे हैं, अपने आप को आगे ही तो पुश करते चले जा रहे हैं। तो आगे चल के कुली भैया आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स है कुली भैया के द्वारा, पॉटर के द्वारा। लेकिन ग्रेविटेशन का फोर्स तो हमेशा नीचे लगेगा। याद रखना कि ग्रेविटेशन का फोर्स हमेशा कहाँ लगेगा, नीचे। ये फोर्स है किसका, ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण कहिए या गुरुत्व कहिए या भार कहिए। तो अब जहाँ तुमने प्रश्न पढ़े होंगे ना ऐसे, उसमें ध्यान से जाके एक बार पढ़ना कि अगर तुमसे कार्य पूछा गया होगा तो उसमें स्पेशली लिखा होगा कि कुली भैया की वजह से बताना है, या फिर तुम्हें कुली भैया की वजह से बताना है, या फिर तुम्हें गुरुत्वाकर्षण की वजह से बताना है। यानी कि कुली की वजह से बताना है, ग्रेविटेशन एक ही बात है, या फिर तुम्हें भार की वजह से यानी कि वेट की वजह से बताना है। वेट और ग्रेविटी भी एक बात है। तो मुझे बताइए कि कुली भैया जो फोर्स लगा रहे हैं, कुली भैया जो फोर्स लगा रहे हैं उसी की वजह से तो आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि कुली भैया को आगे बढ़ने में कुली भैया के द्वारा लगाया गया फोर्स ही मदद कर रहा है। तो इनके द्वारा किया गया कार्य तो पॉजिटिव है। क्या गुरुत्वाकर्षण इनको आगे बढ़ने में कोई मदद कर रहा है? सोच के बताओ और आंसर बताओ, तुम्हें करना है इसका आंसर। अगर तुमने आंसर कर दिया तो मैं मान जाऊंगा तुम्हारी समझ में आ गया है। बिल्कुल गौरव, बिल्कुल। सर कार चालू और बंद में क्या सभी फोर्स सेम होंगे या फिर अलग अलग होंगे? मुन्नी कुमारी, अगर कार बंद है तो आप सोचो हवा कैसे लगेगी उस पर? हवा नहीं लगेगी, एक तो चलती हुई पे तो लगेगी ना, कार के इंजन का फोर्स लगेगा ना, घर्षण लगेगा क्योंकि घर्षण तो विपरीत दिशा में काम करेगा, खाली ग्रेविटेशन का फोर्स लगेगा, गुरुत्वाकर्षण का। तो आपको ना समझना है चीज़ों को। सर हमारे अंदर आए हुए बदलाव का कारण है आपका विनम्र स्वभाव। सुंदरम, बहुत अच्छी बात है। और अगर मेरी वजह से कोई 1% भी आपके अंदर बदलाव आया हो तो ये वाकई मेरे सौभाग्य की बात है। और देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि प्रैक्टिकली रहो, देखो कि दुनिया में कैसे रहने से हमारा काम चलेगा, मतलब कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम अच्छे से फॉलो करें। तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ग्रेविटी की वजह से कोई भी कार्य नहीं होगा। ग्रेविटी की वजह से कार्य कैसा होगा? जीरो होगा, शून्य होगा। बताओ, अब आपको समझ में आ रही है अच्छे से चीज़ें? तो कुली के द्वारा तो काम हो रहा है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण की वजह से काम नहीं हो रहा। कुली तुमसे कहे भैया मैंने काम करो, मुझे 100 रुपया दो, तुम्हें देना पड़ेगा। लेकिन पृथ्वी तुमसे कहे गुरुत्वाकर्षण की वजह से भैया हमें भी दे दो 100 रुपया, हम भी तो लग रहे हैं। तुम कहोगे तुम लग बेशक रहे हो, लेकिन मेरा विस्थापन उधर नहीं है, मेरा विस्थापन तो आगे की तरफ है, तुम्हारी दिशा में मेरा विस्थापन नहीं है। मैंने कहा था कि बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन है तो कार्य धनात्मक है, और अगर विस्थापन कहीं और है, बल कहीं और है, तब कोई कार्य नहीं होगा। तो यहां जीरो है। अगर ये इसको विरोध और करने लगे तो फिर ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बताइए, क्लियर है? ठीक है जी। अगर क्लियर हो तो एक बार सभी लोग थम्स अप करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। अब चलो मैं एक लास्ट प्रश्न पूछता हूं और उसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे। बहुत ध्यान से आंसर देना। ये मत सोचना कि ग्रेविटी की वजह से तो कार्य जीरो ही होता है। ये एक मंजिल है, मान लो ये एक मकान है और ये मकान की छत है, और छत पे बैठा चिंटू। चिंटू ने छोड़ी एक बॉल, यहाँ से चिंटू एक बॉल को छोड़ता है। बस ऐसे करके, ये धक्का नहीं दे रहा है, ये चुपके से बॉल को ऐसे छोड़ देता है, बस ऐसे करके छोड़ देगा। लो भैया, बहुत आराम से। अब बॉल नीचे आएगी। बॉल किसकी वजह से नीचे आएगी बताइए? भैया मेरे हिसाब से तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही बॉल नीचे आएगी। तो गुरुत्वाकर्षण जो है, ग्रेविटी जो है, वो कहाँ लग रही है? नीचे लग रही है। और बॉल आ कहाँ रही है? बॉल की गति की दिशा क्या है, यानी कि विस्थापन क्या है? इधर ही है।
तो अब तुमसे अगर कार्य पूछा जाए, अगर तुमसे कोई वर्क पूछे तो बताओ वर्क अब ग्रेविटी की वजह से कैसा होगा, ग्रेविटी की वजह से कैसा होगा, गुरुत्व की वजह से कार्य कैसा होगा। इसका ठीक ठीक आंसर कर दो, मैं मान लूंगा आज की सारी मेहनत सफल है। सर आपसे प्रेम करने लगे हैं मयूर भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सारा आभार। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आया राजेश भाई, बहुत सारा आभार। जिस भी बच्चे ने थोड़ी सी भी अटेंशन दी होगी क्लास में, उसको सब बात समझ में आई होंगी। बहुत ही लाजवाब, एकदम दिल खुश करने वाले आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये देखो कि क्या गुरुत्वाकर्षण ही बॉल को नीचे ला रहा है? क्या डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, विस्थापन जो हो रहा है, ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही हो रहा है ना, ग्रेविटी की वजह से ही हो रहा है ना? बिल्कुल। तो आप समझिए कि गुरुत्वाकर्षण का फोर्स भी इधर है और विस्थापन भी इधर है, मतलब ग्रेविटी ही तो है वो जो नीचे खींच के ला रही है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की वजह से कार्य धनात्मक होगा। मैंने इसीलिए दिया ये, ताकि तुम हमेशा ये ना सोच लो कि ग्रेविटी की वजह से हमेशा जीरो होता है, नहीं। जहाँ पर भैया अब तुमने, भैया चिंटू ने थोड़ी फेंका है बॉल को, चिंटू ने तो चुप छोड़ दिया, तो ग्रेविटी ही नीचे लेके आई है, ग्रेविटी नीचे लेके आई है, तो ग्रेविटी ने ही काम किया है। ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्व की वजह से धनात्मक कार्य होगा। ठीक है जी। तो ये हो गया कार्य की संकल्पना। कल हम ऊर्जा और शक्ति को पढ़ेंगे, और ऊर्जा और शक्ति के बाद साथ साथ हम एक कल नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। कल तो वैसे संडे है, संडे का पूरा पूरा इस्तेमाल करना बढ़िया तरीके से। आपको मॉक टेस्ट देना है, तो आपका सिलेबस एंडिंग की तरफ है, मॉक टेस्ट देना है। देखो खूब मैच देखना, कुछ भी करना, 8 घंटे खूब मस्ती करो, मतलब घूमो फिरो, 8 घंटे सो भी लो, फिर भी 8 घंटे बचेंगे। उस 8 घंटे में जितना अब तक आपने पढ़ा है रिवीजन जरूर करना। तुम रिवीजन नहीं करोगे तो जो पहले दिन का पढ़ा है उसको तुम भूल जाते हो, भूलते रहोगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर हाँ तो भैया रिवीजन जरूर कर लेना। कल के दिन मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। मंडे को